कुछ स्टूडेंट्स जब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि उनकी डेफिशिएंसी है, उनकी कमी है, जबकि ऐसा नहीं है। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग इज अ आर्ट व्हिच हैज टू बी डेवलप्ड। तो मैंने आपको पहली दो बातें बताई, यू हैव टू मॉडल द सिचुएशन एंड यू हैव टू विजुअलाइज द सिचुएशन एंड यू हैव टू विजुअलाइज द एक्शन। तो अपनी एक हैबिट बनाए कि जब तक आपका क्वेश्चन लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा है ना, तब तक उसको आप छोड़े नहीं। इनफैक्ट मार्क करने से पहले एक चेक कर लेना चाहिए क्या उसके डायमेंशन सही है या उसके यूनिट सही है। इस टाइप का आपको चेक्स जरूर लगने चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग मिश्रा, सीए फिजिक्स प्रोफेसर इन अलंकारी इंस्टीट्यूट। पिछले कुछ समय से टारगेट जेई 2024 स्टूडेंट्स के लिए वीडियो सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज के पार्ट में हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग टैक्टिक्स के बारे में। न्यूमेरिकल सॉल्विंग एक आर्ट है, एक टैलेंट है जिसको डेवलप किया जा सकता है, जिसको पॉलिश किया जा सकता है और इनफैक्ट एक्वायर किया जा सकता है। ये कोई बॉन्ड चीज नहीं है, ये पहले से ही इनबिल्ट नहीं होता है, इट हैज टू बी डेवलप्ड। इस विषय में मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि कुछ स्टूडेंट्स जब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि उनकी डेफिशिएंसी है, उनकी कमी है, जबकि ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग नहीं हो पाने का एक मेजर रीजन ये होता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्टूडेंट को क्लिक ही नहीं आता है कि हाउ टू प्रोसीड। तो ये क्लिक कैसे डेवलप करें, ये ऑटो क्लिक्स कैसे आए। बिलीव मी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद ये स्ट्राइक ही नहीं करता है, ये ऑटो क्लिक ही नहीं आता है कि इन विच डायरेक्शन टू प्रोसीड। इनफैक्ट मेनी टाइम्स उनको किसी ने एम्फेसाइज ही नहीं किया होता है कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग को ट्राई करना होता है, कोशिश करनी होती है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि पहले मैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर लूं, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग के आऊंगा। फैक्ट ये है कि आप किसी बुक से पहले फंडामेंटल्स पढ़ते हैं। कोई भी बुक, कोई भी टेक्स्ट बुक, कोई भी लेक्चर आपको बेसिक फंडामेंटल्स देता है, बेसिक लॉज बताता है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स बताता है। फिर उसकी जो इंट्रिकेसीज हैं, जो उसकी जो डेप्थ है, वो तब एक्वायर होती है जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। इनफैक्ट कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन ही होना तब शुरू करते हैं जब आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग करना शुरू करते हैं। तो आप एक फंडामेंटल्स लर्न करके आए होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आए होते हैं, बट उनकी जो उनका जो डेवलपमेंट है प्रॉपर, वो तब होता है जब आप कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नए सिचुएशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग इज अ आर्ट व्हिच हैज टू बी डेवलप्ड। उसको रिफाइन करना होता है। तो अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लाएं कि अगर आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं तो आप किसी तरीके से कमजोर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आज मैं इसी बात एम्फेसाइज करूंगा कि फंडामेंटल थॉट क्या होना चाहिए किसी न्यूमेरिकल को अप्रोच करने से पहले। न्यूमेरिकल सॉल्विंग का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप न्यूमेरिकल को पहले थॉरली पढ़ें और जो भी सिचुएशन है उसको मॉडल करें। दैट मीन्स को रियलिटी में ले आए। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर इज अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक, तो आप ये इमेजिन करें कि वो सिचुएशन कैसी है, मॉडल द सिचुएशन। पहले आप सिचुएशन ड्रॉ कर लें, अपने माइंड में ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू मॉडल द सिचुएशन। उसके बाद आता है, एक बार आपने मॉडल कर दिया सिचुएशन को, उसको ड्रॉ कर लिया, इसका आता है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन मतलब ये होता है कि कोई न्यूमेरिकल किसी एक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा होता है, किसी इवेंट के बारे में बात कर रहा होता है, उस इवेंट को आप विजुलाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक रॉड है, उस रॉड के एंड पर आप एक इंपल्स अप्लाई करते हैं, तो आप इमेजिन करें कि एक रॉड पड़ी हुई है, उसके एक एंड पर आपने उसको स्ट्राइक कर दिया। दैट मीन्स वो सिचुएशन का आपने विजुलाइजेशन किया। तो उसके मोशन को आप विजुलाइज करें, या उसकी जो भी कंडीशन है, जो भी स्टेट है, उसको आप विजुलाइज करें। तो विजुलाइजेशन में यह भी आता है कि व्हाट इज बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो कैसे बिहेव कर रहा है। इनफैक्ट समटाइम्स कोई इक्विलिब्रियम की सिचुएशन भी हो सकती है, समटाइम्स कोई एक्सेलेरेशन सिचुएशन भी हो सकती है। तो आप उसका विजुलाइजेशन करें कि वो सिचुएशन क्या है। एक बार जब आप विजुलाइजेशन करना शुरू करते हैं, इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आप ये स्टेप अप्लाई करेंगे तो आपको हर न्यूमेरिकल तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट जो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, तो छोटे स्टेप्स लेने से जो आपकी रैंडम थिंकिंग है ना, वो ऑर्गेनाइज और चैनलाइज होना शुरू हो जाती है। तो ये आपकी थिंकिंग रैंडमाइज
ना हो, चैनलाइज्ड हो, एक सिंगल ट्रैक पे चले, इसके लिए कुछ फंडामेंटल स्टेप्स हैं। तो शुरू में तो हमें अपने आप को फोर्स करना पड़ता है, बट एक बार जब आपकी हैबिट हो जाती है ना, तो ये स्टेप्स आपको अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने आपको पहली दो बातें बताई कि यू हैव टू मॉडल द सिचुएशन एंड यू हैव टू विजुलाइज द सिचुएशन एंड यू हैव टू विजुलाइज द एक्शन। तो आप जैसे ही एक्शन विजुलाइज करते हैं ना, तुरंत आपको स्ट्राइक करना थोड़ा सा शुरू होता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हो सकता है वर्क नहीं थ्योरम लगे। इस क्वेश्चन में टाइम के साथ फोर्स लग रही है, तो हो सकता है इसमें इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगे। तो ड्यूरिंग विजुलाइजेशन आपको समटाइम्स लॉस क्लिक करने शुरू करते हैं। विजुलाइजेशन प्रोसेस के बाद आता है कॉन्सेप्चुलाइजेशन। इनफैक्ट ये दोनों बहुत ही क्लोज हैं। विजुलाइजेशन में आप फिजिकल सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं कि सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा। कॉन्सेप्चुलाइजेशन में आप सोच रहे होते हैं कि कौन से लॉज इसमें अप्लाई हो सकते हैं। इनफैक्ट जो भी गिवन क्वांटिटीज हैं और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको एक बार रिलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। और इनफैक्ट प्रॉब्लम में कंडीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए कि किस कंडीशन में हमारे को क्या चीज रिक्वायरमेंट है। तो जो कंडीशन वर्ड मैंने बोला ना, इसको आप सर्च करें कि प्रॉब्लम में किस कंडीशन में क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक गिवन क्वांटिटी होती है, एक कंडीशन होती है और एक रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इनको जब रिलेट करना शुरू करते हैं, तो उस टाइम आपको क्लिक करना शुरू करता है कि प्रॉब्ली इस चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें ये लॉस लगने वाले हैं। तो विजुलाइजेशन प्रोसेस फिजिकल लेवल पे होती है, जिसमें आपको सिर्फ ये समझ में आया होता है कि सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन प्रोसेस जो है, उसमें आप ये थॉट डेवलपमेंट कर रहे होते हैं कि मुझे किस रास्ते से जाना है, किस चैप्टर के लॉस अप्लाई करने हैं। तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, और उसमें इनहेरेंटली इनबिल्ट है लॉज, विच लॉज टू बी यूज्ड। तो जब आप उन लॉस को अप्लाई करते हैं या रेलेवेंट फॉर्मूले को जब आप अप्लाई करते हैं, तो वो गिवन क्वांटिटीज और रिक्वायर्ड क्वांटिटीज के मेल से हमें पता चलता है। समटाइम्स मल्टीपल अननोन्स होते हैं। तो जब मल्टीपल अननोन्स होते हैं, तो नेचुरली हमें मल्टीपल लॉज अप्लाई करने पड़ते हैं या मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मल्टीपल इक्वेशंस बनती हैं। तो फिजिक्स यहां पे खत्म हो जाती है। एक बार जब आपने इक्वेशंस फ्रेम कर ली, तो फिजिक्स यहां पे खत्म हो गई। अब कैलकुलस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, अलजेब्रा की रिक्वायरमेंट हो सकती है। दैट मींस नाउ मैथमेटिक्स टेक्स ओवर। तो नेक्स्ट स्टेप आता है सॉल्विंग। तो सॉल्विंग इज प्योरली मैथमेटिक्स। इनफैक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्चुलाइजेशन कर लिया, आपको लॉस पता चल गए, आपने इक्वेशंस फ्रेम कर लिया, बट आपने सॉल्व गलत किया, तो सॉल्व आपने गलत किया, तो अब की डेट में सिचुएशन ये है कि आपको क्वेश्चंस ऑप्शंस मार्क करने होते हैं। सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं। तो अगर आपने सॉल्व गलत किया है, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन आता भी हो, आपने कॉन्सेप्चुलाइज कर भी लिया हो, बट गलत सॉल्विंग की वजह से आपका मार्क्स नहीं मिला आपको। तो सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्चुलाइजेशन कर लेते हैं। इनफैक्ट 95% ज्यादा बच्चे कॉन्सेप्चुलाइजेशन पार्ट तक पहुंच जाते हैं, वो कर लेते हैं। बट वो जो 5% बच्चे, टॉप रैंक्स वाले बच्चे, वो जो 5% बच्चे होते हैं टॉप वैल्यू में, वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने न्यूमेरिकल को जब तक वो लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, तब तक उसको छोड़ते नहीं है। तो अपनी एक हैबिट बनाए कि जब तक आपका क्वेश्चन लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा है ना, तब तक उसको आप छोड़े नहीं। जब तक उसका आंसर नहीं आ रहा, तब तक उसको आप छोड़े नहीं। टीचर बोर्ड पर इक्वेशन बना के छोड़ सकता है, बट ये आपका धर्म है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमेशा एंड तक, जब तक लॉजिकल कंक्लूजन नहीं आ रहा है, तब तक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लॉजिकल कंक्लूजन आने के बाद, प्रॉपर ऑप्शन मार्क करने के बाद ही ये प्रोसेस एंड होती है। बहुत बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एग्जामिनेशन हॉल में मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा था, घर पे आके वही क्वेश्चन हो गया। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन नहीं हो रहा था, घर में आकर वही क्वेश्चन आपसे हो गया। इससे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहली बात, एग्जामिनेशन हॉल में वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। आप एक बार में उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए, शायद कॉन्सेप्चुलाइजेशन कर नहीं पाए, या फिर आपने कॉन्सेप्चुलाइजेशन कर भी लिया तो आप उसकी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाए। घर पे जब आप जाते हैं तो वो आपका सेकेंड अटेम्प्ट होता है। सेकेंड अटेम्प्ट जब आप दे रहे होते हैं, तो आप इनफैक्ट एक बार क्वेश्चंस पहले ही पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन पे एक अटेम्प्ट आप पहले ही दे चुके हैं। दैट मींस जो आपका एक्चुअल टाइम है, आपने अगर मान लिया 3 मिनट्स एग्जामिनेशन हॉल में लिया और घर पे 2 मिनट्स लिए, तो एक्चुअली आप उस क्वेश्चन को 5 मिनट्स में सॉल्व कर रहे होते हैं। और इन बिटवीन उस क्वेश्चन में आपने थिंकिंग भी की होती है। तो घर वाला जो अटेम्प्ट होता है ना, वो प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं होता है, उसको आप काउंट ही नहीं करें, वो आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में जो आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, उसका एक रीजन और होता है। शायद
प्रैक्टिस में आप कॉन्सेप्चुलाइजेशन पार्ट आकर के छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है कि न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्चुलाइजेशन पार्ट के बाद वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं क्वेश्चन तो हो ही गया, मैंने तो इमेजिन कर ही लिया, मैंने तो लॉज अप्लाई कर ही दिए, मैंने तो इक्वेशन फॉर्म कर ही दी। बट जितना टाइम इक्वेशन सॉल्व करने में लगता है ना, उतना ही टाइम कॉन्सेप्चुलाइजेशन पार्ट तक लगता है। दैट मीन्स कॉन्सेप्चुलाइजेशन पार्ट तक एंड न्यूमेरिकल सॉल्विंग पार्ट, ये दोनों इक्वल टाइम के होते हैं। दैट मीन्स अगर आप कॉन्सेप्चुलाइजेशन के बाद क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो आपको ये कभी पता ही नहीं चलता है कि आप एक्चुअली कितने टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपकी क्वेश्चन टाइमिंग लिमिट पता ही चलती, टाइम लिमिट पता ही चलती। इनफैक्ट आप तो सोचते हैं कि 1.5 मिनट में मुझसे क्वेश्चन हो गया, बट रियलिटी ये है कि जो इक्वेशन सॉल्विंग पार्ट है ना, वो भी शायद उतना ही समय लेगा जितना कि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट लेगा। तो नेवर अंडरएस्टिमेट द सॉल्विंग पार्ट। सॉल्विंग पार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, तो उसको आप अंडरएस्टिमेट नहीं करें। प्रैक्टिस में भी लॉजिकल कंक्लूजन जब तक नहीं आए तब तक आप ये ना माने कि आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। इक्वेशन सॉल्विंग के बाद लास्ट पार्ट आता है रिव्यू। जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं उसको आप रिव्यू करें, उसको चेक करें, क्या वो लिमिट्स में है, क्या वो रियल बाउंड्रीज में है, क्या वो कंडीशंस को एक्चुअली सेटिस्फाई कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो आंसर आया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया है। उसको चेक जरूर करें। इनफैक्ट मार्क करने से पहले एक चेक कर लेना चाहिए क्या उसके डायमेंशन सही हैं या उसके यूनिट्स सही हैं। इस टाइप के आपको चेक्स जरूर लगने चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिव्यू।